हेलो स्टूडेंट्स अपन आज नई भर्ती जो अपनी आई है राजस्थान सरकार की, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। महिला सुपरवाइज़र की जो एक वैकेंसी अपने निकली है ना? इसके बारे में जानते हैं कि भई कितने पद है, कितना इसके अंदर क्या-क्या अपनी को क्वालिफ़िकेशंस चाहिएगी, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, सारा सब कुछ अपन जान लेते हैं ना। कब स्टार्ट होने हैं, कब ख़त्म होने हैं, लास्ट डेट्स क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट्स क्या है, क्या-क्या अपने को एलिजिबिलिटी चाहिएगी, फ़ीस क्या रहेगी, है ना? सारा अपन आज इसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन अगर एक बात पे भी चर्चा कर लेते हैं, अगर चैनल पे आप नए हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये काम ही आना है, सब्सक्राइब किया हुआ तो, ठीक है? इसमें क्या है, अपनी वैकेंसीज़ वगैरह आती रहती है, तो उसके बारे में अपन जानकारी डिस्कस करते हैं अपन, है ना? विज्ञप्ति को अपन पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो ये सब डिटेल्स आपको काम ही आनी है। अगर आप स्टडी लाइन में हो या फिर आपके घर में कोई स्टडी लाइन में है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, तो मेरे हिसाब से आपको ये काम आएगा देखो, है ना? तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास अपने वीडियो का नोटिफ़िकेशन आ जाए, है ना? तो पूरी जानकारी अगर आपको इसको वीडियो में जाननी है कि ये वैकेंसी क्या है, क्या नहीं है, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, तो क्या वीडियो पूरा आपने लास्ट तक देखना आराम से, सारी डिटेल अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन्स हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बता सकते हो, तो अपन उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, है ना? ठीक है, चलो चर्चा करते हैं अपन। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सिद्धि भर्ती, इसका नोटिफिकेशन अपने पास कल आया था। गवर्नमेंट ने कल इसका इशू किया था 13 फरवरी 2024 को, है ना? चलिए अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। इसमें क्या बोला है इसने, पहले अपन पढ़ते राजस्थान। 1 मिनट, अपने पास इसमें ये रहा, ये ले लेते हैं, ठीक है, डन। ये अपने पास हो गया, राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य मध्ययन सेवा नियम 2017 में गैर सूचित मंत्रालय। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन कम कर लेते हैं साइज को, ताकि आपको जानने में आसानी रहेगी। ये आपको थोड़ा ब्रश से थोड़ा हो रहा था, चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कुल 176 पद है, 176 पद है। इसमें क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 142 है और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद है, ठीक है। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने मांगे है समान, इसके लिए क्या बोला है, एक तो समान पात्रता परीक्षा स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र बोर्ड ऑनलाइन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। समान पात्रता परीक्षा ये आपकी पास होनी जरूरी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा जिसको अपन सीईटी बोलते हैं, तो इसमें ये स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल का आपका ये 2022 में इसके तहत आपका आवेदन मांगा गया है, इसे आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। इसके तहत अपन आगे बात करते हैं, इसके निर्देश क्या क्या है गवर्नमेंट के, किस स्तर पर निकाला है, तो ये आप सबको पता ही है कि भाई गवर्नमेंट अपने जो भी सर्कुलर होते हैं वो इसमें लिखती है, ठीक है। इसके तहत होता है, और अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। चलो मेन मेन चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो अपने काम की है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। इसमें अपने पास है समान पात्रता परीक्षा 2022 की पात्रता परीक्षा सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के पदों को योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है, जिन्होंने सीईटी 2022 जो भी ग्रेजुएशन लेवल की है, ठीक है, वो अगर आपने पास की है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये देख लेना, स्नातक स्तर 2022, ठीक है। सीईटी क्लियर होनी जरूरी है, इसमें वापस से लिखा है बार बार में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ओके, देखिए इसमें नई चीज़ है,
इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्ना स्नातक स्तर 2022 में स्कोर के अनुसार 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी महिला परीक्षा अधिकारी पदों को परीक्षा में शामिल करने के पात्र होंगे। ये लाइन दोबारा समझ लीजिए। इसने क्या कहा है यहाँ पे कि वही अभ्यर्थी जो समान परीक्षा जो होती है अपनी सीईटी एग्जाम जो है, इसके अनुसार जो स्कोर आपने अर्जित किया है, ठीक है? उस विज्ञप्ति में पता है जो 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ जो रह रही है, ठीक है? जो न्यूनतम कट ऑफ जो है उसकी, उस मार्क्स के जो 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा परीक्षा के अंदर, ठीक है? ऐसा इसमें प्रावधान इस बार किया गया है। तो अपन आगे चलो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 प्रपत्र 9/5/2023 को क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा के उल्लेखित पद पर विज्ञप्ति रिक्त कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार की विज्ञप्ति के अंदर पात्र होंगे, ठीक है? जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती की एजेंसी ने इस सारी श्रृंखला के लिए नियुक्त किए गए थे। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित पदों का चयन करने संचालित लिखित प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ इसमें सम्मिलित इन्होंने की है। इसके बाद अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। ये सब सीईटी के अंदर होगी भाई। देखो मोटा-मोटी बात यही है कि आप लोगों ने जो सीईटी में न्यूनतम अंक जो रहे हैं, उनके आधार पे जो आवेदन आएँगे, उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं के साथ एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो होनी है, ठीक है? आगे अपन चर्चा करते हैं चलो, कि ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रोसेस है, उसके बारे में। इसमें देखो एक चीज़ ये पहले अपन जैसे डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी आप अपने इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है बोर्ड की, उस पे ये चीज़ डाली हुई है, अपनी विज्ञप्ति ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको ये जो नोटिफिकेशन है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? तो उसको पढ़ के ध्यान में रखते हुए फिर ही अपन इसको आवेदन करेंगे, ताकि क्या हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है? इसमें भी साफ-साफ यही है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को समस्त वांछित अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक रखते हुए ही आवेदन करें। कोई सूचना गलत या देखो क्या बोल रहे हैं, कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द करके उसको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, तथा गलत सूचना या आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए ये चीज़ एक बढ़िया चीज़ बताई गई है इन्होंने, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, भले ही ये वैकेंसी हो या फिर कोई और भी वैकेंसी हो, जिसके लिए आप अगर आवेदन कर रहे हो ना, देखिए जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं, है ना? कि भले ही आपकी कोई भी हो, ये वैकेंसी हो या फिर अदरवाइज़ कोई दूसरी वैकेंसी हो, तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट, ठीक है चलेगा। हाँ, आवेदन करते समय क्या होता है कि ये जो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लगाते हो, है ना? उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना और एक बार चेक कर लेना। आपका आपकी देखो ज़िम्मेदारी बनती है, अगर इसमें कोई गलती होती है, तो वो ज़िम्मेदारी क्या होती है, अपनी स्वयं की होती है। उससे अपन किसी को कसूरवार नहीं कर सकते कि भई इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अगर आप किसी ई-मित्र से, सीएससी सेंटर या फिर अन्य किसी भी उपकरण से आप अप्लाई करते हो या फिर स्वयं अप्लाई करते हो, तो एक बार रियल में ये फॉर्म आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि बोर्ड जो होती है वो ज़िम्मेदार नहीं होती है, इसमें आप खुद ही ज़िम्मेदार होते हो, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं अपन। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन अथवा ध्यान आवश्यक कर लेवे, परंतु ऑनलाइन उसके बाद ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। ये देखो लिखा है इसमें, पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया अपन नीचे आगे देख लेते हैं ना। चलिए अपन चर्चा करते हैं इसमें कि अपन ऑनलाइन आवेदन इसका कैसे कर सकते हैं ना।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले अपन बोर्ड की जो ये वेबसाइट है अपनी rsm ssb.rajasthan.gov.in, है ना? ये बोर्ड की जो वेबसाइट है अपनी rsmsb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे जाके अप्लाई वाला लिंक जो सेशन है उस पे क्लिक करेंगे, है ना? अथवा एसएसओ पोर्टल पे भी अपने पास इसमें क्या है कि लॉगिन के लिए सिटीजन जो G2C ऐप जो होते हैं ना अपने रिक्वायरमेंट पोर्टल, उसमें भी एक लोगो होता है रिक्वायरमेंट पोर्टल का, उस पे भी अपन क्लिक करेंगे तो उसमें भी ये विज्ञप्ति दिख जाएगी। और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और आप इसमें अपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान रखना सब के सब कि अप्लाई करने से पहले आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार ज़रूर करवा लेवे। ओटीआर रजिस्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये कंपल्सरी भी है। ओटीआर अगर आपका हो जाता है तो इसमें क्या होता है आपको बेनिफिट कि आपको एक बार ही शुल्क देना होता है इसका पंजीयन शुल्क, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। इसमें डेटा क्या होता है आपके जन आधार से उठा सकता है, फिर आधार कार्ड से आपका डेटा उठ सकता है इसमें। और इसके बाद इसमें निर्धारित शुल्क होती है ₹410। उसके माध्यम से आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ओटीआर करो तो आप सबसे एक ही बार-बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना ओटीआर करने से पहले सारी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक कर लेवे कि अपन ने सही भरी है क्या सारी डिटेल्स, है ना? क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरी तो ये दिक्कत आ गई, मेरी ये दिक्कत आ गई। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट पोर्टल में हेल्प डेस्क में आपको मेल करके वो सुधार करवाना होता है, उसके भी लिए भी आपको अलग से फिर चार्ज देने पड़ते हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसमें? ठीक है, इसलिए अपन ओटीआर करने से पहले एक बार प्लीज़ ज़रूर आपसे एक ही बार निवेदन है, बार-बार यही निवेदन रहेगा कि एक बार अपनी नज़र उस पे डाल दें, 2 मिनट 5 मिनट का समय लगता है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा जी का नाम, मम्मी जी का नाम, ठीक है? ये सब कुछ मैच कर लें आप अपना कि अपने आधार से या फिर आपकी 10th की जो मार्कशीट है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उनमें कोई करेक्शन है तो पहले उनका करेक्शन सही करें, उसके बाद ओटीआर के लिए अपन अप्लाई करें, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? उसमें अपनी रिज़र्व कैटेगरी होती है वो भी आप देख लें। रिज़र्व कैटेगरी में देखो अनरिज़र्व में जनरल वाले आ गए, रिज़र्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस आ गया, ओबीसी, नॉन क्रीमिनल, एमबीसी, नॉन क्रीमिनल, एससी, एसटी, एसएच, ये सब दिव्यांग श्रेणी वाले ये सब है ना, अपन इसमें देख के अपनी कैटेगरी जो भी आपकी सिलेक्ट करके और इसका आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? इसका चार्ज भी ₹410 होता है, 400 होता है, ₹10 सर्विस चार्ज होता है, तो ₹410 में आपकी ये हो जाएगी ओटीआर, तो ये आपको करना ज़रूरी है। आप और एसएसओ आवेदन हमेशा अपनी आईडी से ही करना है, किसी ऐसा नहीं है कि अपने भाई की पे करवा दी, पापा जी पे करवा दिया, फिर किसी फ्रेंड की आईडी से अपने अप्लाई करवा दिया, वो नहीं। खुद की एसएसओ आईडी होगी, उसी से आपको आवेदन करना है, ठीक है? अभी अपन आगे बात करते हैं, चलो। रजिस्टर प्रक्रिया भरने के बाद क्या होता है, ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन 2022 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक मतलब एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना होगा, ठीक है? यहीं पे बात आ गई, आपको अपनी सीईटी जो आपने एग्ज़ाम दिया है ग्रेजुएशन लेवल के, उसके एप्लीकेशन नंबर ये माँगेगा, तो आपको सबसे पहले वही देने हैं, ठीक है? एसएसओ आईडी में। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एसएसओ आईडी सिस्टम सीईटी से डाटा से वेरीफ़ाई किया जाएगा, ठीक है? जो आपकी सीईटी की जो डेटा है, उनसे ही अपने आप वेरीफ़ाई कर लेगा। वेरीफ़ाई होने के बाद क्या होता है, जो आवेदन पत्र जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, इसको वो खुल जाएगा, ठीक है? और साथ में क्या होता है, आवेदन पत्र में उसके द्वारा ओटीआर में दर्ज की गई सूचनाएँ प्रदर्शित रहेगी, जो भी आपने ओटीआर में जो सूचना आपने दी थी, आपकी जो आपने डाटा डाले थे, अपने नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, एक्सेट्रा वो आपने इसमें डाले थे, वो ऑटोमेटिक उसमें शो कर देगा। इसमें क्या लिखा है, आप देखो वापस से सुन लो, जैसा मैंने बताया था वही चीज़ इसने लिख दी। इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जा सकेगा, इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जा सकेगा, ठीक है? अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी है। बाकी जो भी डिटेल्स आपसे ये पूछ रहा है, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो कुछ भी है, एक्सेट्रा इसने शुद्ध माँगी है डिटेल्स, वो आप अपने ध्यान में रखते हुए जहाँ से आपको चुनना है, जहाँ से अप्लाई करना है, वो सब आप कर सकते हैं। वो भी लेकिन ध्यान से, ठीक है? क्योंकि एक बार एप्लीकेशन होने के बाद तो देखो अगर गवर्नमेंट देती है आपको एक बार ऑप्शन पुनः कि आप इसमें अपनी संशोधन कर सकते हो, इसके लिए तो आपको चार्ज देना होगा, तो वो एक अलग बात हो गई। क्योंकि अपन यहाँ तक क्यों नौबत आए, इससे अच्छा कि पहले ही अपन ढंग से देख के चेक करके भर दें, तो वो अब ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है? अब आगे देखते हैं चलो। इसके बाद क्या बोला है इसने कि आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम मतलब 1 माह से पुराना अगर फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो इसमें अपलोड करना है, ठीक है? आपकी फ़ोटो ये ध्यान रखना 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, है ना? क्योंकि क्या होता है काफ़ी बच्चे क्या होते हैं जो 8th में 10th में जो फ़ोटो खिंचवाई थी वही आपके पास पड़ी है और उसी को यूज़ में ले रहे हैं। तो देखो ये गलत है। इसमें क्या है कि आजकल वेरिफ़िकेशन हो रहा है सब जगह, ठीक है? तो उसमें आपका फ़ेस मैच करना ज़रूरी है, फ़ेस रीड होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको नहीं लगाना है, 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं हो, ये ध्यान रखना ना। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पर दर्शाए विज़ुअली मार्ग पर भरना अनिवार्य है, विज़िबल मार्क जो भी आपके पास दृश्य चिन्ह है आपका, विज़िबल मार्क अगर आपके पास कोई है तो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है? डाल सकते हो, इसमें डिटेल दे सकते हो। इसमें क्या होगा आगे, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में स्थापित करना होगा जिसके लिए चयन करने के विकल्प है, जिसमें देखो इसने विकल्प भी दे दिया अपना, किस-किस माध्यम से आप अपना करवा सकते हो, कि भई रियल पर्सन यही है। हाँ, आधार कार्ड ओटीआर जनरेट करता है तो उसमें सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अगर आधार वेरिफ़िकेशन के साथ करते हो तो ओटीआर में फिर बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सूचना आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार आवेदन पत्र में निम्नलिखित सत्यापन करना होगा। जैसे क्या होगा अगर ऐसा सब आपकी नहीं है तो आधार नंबर दर्ज करिए और फिर डेटा दर्ज की जानकारी देखो ये वापस आ गया। उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा, है ना? कि ये आपकी सही है या फिर नहीं है। दूसरा केस क्या बनता है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, देखो इसने लिखा है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी निर्धारित सहमति से घोषणा करनी है। क्या घोषणा करनी होगी? वो अपन देखते हैं। घोषणा इसमें 3 प्रकार से, एक तो मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण जो आपका बोनाफाइड है, उससे आप अपनी इसमें इसको फेच कर सकते हैं ओटीआर के अंदर, तो उससे आप ये कर सकते हैं डिजी लॉकर में अपनी 10वीं की मार्कशीट जो होती है, अपनी 10th की मार्कशीट, वो ये उठा के अपने नाम और रोल नंबर उसके उसके आधार पे ऑटोमेटिक उठा लेगा वहाँ से, वेरीफ़ाई कर लेगा, उसको करके भी कर सकते हैं। अगर इन सब से भी आप असमर्थ हैं, तो क्या होगा? अगर यदि उम्मीदवार इन सभी को सत्यापित करने में असमर्थ है, तो निम्न घोषणा करके वह अपनी परीक्षा में शामिल हो सकता है। क्या बोलता है? मैं अपनी प्रोफ़ाइल विवरण में सत्यापन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा में निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके लिए आपको परीक्षा चालू होने से 1.5 घंटे से पहले पहुँचना होगा और वहाँ पे आपके जो भी आधार डेटा है, वहाँ से बायोमेट्रिक करवा के आप अपने आप की जो सत्यापन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब करके आपको करनी होगी। इसमें देखिए इसने क्या लिखा है, ये लाइन देखो महत्वपूर्ण है, आप इसको समझें। ये ओटीआर में अगर दर्ज की गई आपकी सूचना प्रविष्टि की संशोधन नहीं किया जाएगा, अन्य किसी भी अन्य सभी प्रकार की जो भी आपकी जानकारी है वो सावधानीपूर्वक भरनी है, ठीक है? इसमें क्या लिखा है इसने ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अगर कोई गलती होती है, अगर ई-मित्र वाला कोई गलती करता है तो वो गलती आपकी स्वयं की मानी जाएगी। ये यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी गई है इसने, आवेदक की गलती माना जाएगा, क्योंकि वो अपना फॉर्म भर रहा है, जाँच करना आपका काम है। वो खाली डेटा फ़ीड करेगा, अगर उसने सही स्पेलिंग एरर है, कुछ भी एरर है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, पापा के नाम में एरर है, कुछ भी एरर है एक्सेट्रा, तो वो चीज़ आपको स्वयं को चेक करनी होगी। अगर ई-मित्र वाला गलती करता है, तो वो गलती आपकी खुद की मानी जाएगी। ये लाइन देख लो आप से, ठीक है? इसलिए आपको अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म ढंग से देख के ही भरना है। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने से पहले आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, वो फाइनल सबमिट करते ही और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट करके आप अपने पास सुरक्षित रख लेना, ठीक है? ये सब चीज़ हो गई अपने पास। अब इसमें क्या लिखा था? एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात अन्य किसी भी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें, ठीक है? कोई भी पोर्टल का उपयोग नहीं करना, अगर पंजीयन शुल्क जमा करवानी है तो इसी के माध्यम से आपका हो जाएगा। अंतिम तिथि देखो भुगतान की जो प्रक्रिया है, मान लो एप्लीकेशन आपने सेव करके छोड़ दी, आगे नहीं किया, तो अगर आपकी भुगतान प्रक्रिया है वो अंतिम तिथि से पहले कर लेना, ठीक है? और अगर ट्रांज़ैक्शन अगर किसी वजह से पेंडिंग रह जाता है, तो वो ज़िम्मेदारी भी स्वयं की होगी, ठीक है? तो वो भी आप ध्यान रखें। और इसमें क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण सूचना आवेदन दर्ज करे हुए नंबर पर मेल दी जाती है, एसएसओ आईडी का आवेदन
भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरे आईडी से आवेदन पत्र भरा हुआ मान्य नहीं किया जाएगा। ये देख लीजिए लाइन आ गई है। आवेदन पत्र अपने स्वयं के एसएसओ आईडी से आवेदन करें, ठीक है? खुद की एसएसओ आईडी से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दूसरे के एसएसओ आईडी से भरा हुआ आवेदन मान्य मान्य नहीं होगा, ठीक है? ये लाइन आ गई यहाँ पे। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं ना। आगे तो बस यही है, रिक्वायरमेंट पोर्टल हेल्प डेस्क पे आप कॉल करके बता सकते हैं, अगर कोई गलती होती है, सूचना करती है 181 पे सूचना कर सकते हैं। शिकायत वगैरह कोई आपकी हो तो इस 181 पे आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं उनको, है ना? ये सब चीज़ें हो गई। आगे अपन चर्चा करते हैं। ये देखो आ गया यहाँ पे। हुँ। एक बारी पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग की वेबसाइट 19/4/2023 में सोसाइटी में लॉगिन करने के बाद एक बारी पंजीयन ओटीआर शुल्क जमा कराना है। निर्धारित पंजीयन शुल्क ई-मित्र कियोस्क या जन सीईटी आईडी से ऑनलाइन जमा करवावें। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के लिए ₹600 होगा और नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹400 होगा, ठीक है? समस्त दिव्यांग के लिए भी ₹400 रखा गया है सारी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है? इसमें आपके पास डिटेल आ गई है कि भई सामान्य वर्ग जो है, जनरल से जो बिलॉन्ग करते हैं या फिर ओबीसी से करते हैं या फिर एमबीसी जो भी इनसे आप बिलॉन्ग करते हो ₹600 है और अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड एरिया इसमें जो नॉन क्रीमी श्रेणी है, अति पिछड़ा वर्ग जो है और अनुसूचित जाति और जनजाति है, उन सब के लिए आवेदन शुल्क ₹400 रखा गया है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रख लेना अपना। ओटीआर के समय ये रहेगा आपका, ओके? अब आगे अपन चल लेते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि भई जो रिक्त पद है, जिनके लिए ऊपर आवेदन माँगा गया है, वो किस प्रकार इन्होंने बाँटा है आवेदन के लिए, तो वो अपन चर्चा इसमें करते हैं देखो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 75% महिला, ठीक है? 25% सामान्य जनरल कैटेगरी जो आती है, कुल 142 इसमें 107 कैटेगरी रखी गई है, इसमें 42 रखी गई है, ठीक है? इसमें भी क्या है सामान्य के अंदर नील है, 25% जो है उसमें 11 है और 11 सब है। सामान्य महिला इसमें 35 दी है और इसमें 3 है, इसमें 38 है। इसमें विडो कैटेगरी जो होती है, विधवा कैटेगरी उसमें 3 रखी है, इसमें 1 टोटल 4 हो गई। परिपक्वता 1 हो गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनकी दोनों की बात करते हैं, इसमें सामान्य में 0 है, इसमें भी 0 है। इसमें 3 रखी है 25% सामान्य में और इसमें 3 रखी है। और इधर फिर अपन चर्चा कर लेते हैं। इधर 3 रखी है, इधर भी 3 रखी है। सामान्य महिला इसमें 16 रखी है, इसमें 11 रखी है। ऐसे करके उम्मीदवारों की बाँटी गई है वैकेंसीज़, ठीक है? इस तरह करके। और इसमें अनुसूचित जाति में अपन देखें विडो कैटेगरी में 1 है और इसमें 1 है। इसमें भी 1 टोटल 2 पोस्ट हो गई, इसमें 1 ही पोस्ट रखी है। ओबीसी की अगर बात करें तो सामान्य में 0 रखा है, फिर 25 में सामान्य में 5 टोटल 5 पद हो गए। सामान्य महिला 20 रखी है, इसमें 1 और इसमें 21 टोटल। विधवा विडो कैटेगरी की बात करें तो 1 और 1 2 पद के लिए रखा है। परिपक्वता वाला 1 और 1, ठीक है? आर्थिक वर्ग से कमज़ोर जो अपन कल्पना चर्चा करते हैं उसमें 2 कैटेगरी रखी है। इसमें 9 और 25 में 1 टोटल 10 हो गया। विडो में 1 पोस्ट दी है इन्होंने। ओबीसी वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो है उसमें बात करते हैं अपन। सामान्य में नील है, इसमें 1 वैकेंसी रखी है और सामान्य महिला में 5 रखी है। 75 वाले में विडो कुछ नहीं रखा और 12 जिले की सहायक जनजाति में खाली सामान्य कैटेगरी में 2 पोस्टें इन्होंने दी है, ठीक है? अब विज्ञप्ति एक बार दोबारा से आप देख लेना ढंग से, ठीक है? क्योंकि विज्ञप्ति देख के ही आप आवेदन करो तो बहुत अच्छी बात है। जिससे क्या है कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि सच्ची में मुझे फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। क्योंकि जो पोस्टेज है और जो आपकी तैयारी है, उसी से डिपेंड करता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, है ना? चलो अपन आगे चर्चा करते हैं। दिव्यांग श्रेणी जो जिसमें आते हैं अपन, उसकी अपन चर्चा करें और या फिर एक्स जो सर्विसमैन रहे हुए हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनकी चर्चा करें तो इसमें 75% में 1 दी है इन्होंने और 25 में भी 1 दी है। एचआई में 1, 1 एलडीसीपी जो कैटेगरी है उसमें 1 दी है और बाकी ऑटोनॉमस में 1 दी है। जनरल में 4 इसमें अगर बात करें भूतपूर्व सैनिक में तो इधर 1, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस में 1
उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है अपने खिलाड़ी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा से उसमें 2 वैकेंसीज़ इन्होंने सिलेक्ट की है, ठीक है? आगे अपन बात करते हैं चलो, आगे बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। इधर इसमें 75% वाले में 25 23 सॉरी सामान्य में 25 वाले में 7 और बैकलॉग जो है कैटेगरी उसमें 4 और टोटल 34 पद हो गए। सामान्य कैटेगरी में 3 और सामान्य महिला में 11 यहाँ पे 1 टोटल 12 पोस्ट हो गई। विधवा कैटेगरी कैटेगरी में 1 अनुसूचित क्षेत्र इसमें सामान्य महिला 75 वाले में 1 पोस्ट ही दिखाई है इन्होंने, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट इन्होंने दिखाई है। सामान्य महिला में 10, 1, 4 टोटल 15 पोस्ट इसमें इन्होंने दी है। ठीक है? एक बार विज्ञप्ति को आप खुद एक बार देख लेना, चर्चा कर लेना इसके बारे में, तो क्या आपको और ज़्यादा बेटर आप खुद देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा ना। क्षैतिज हॉरिज़ॉन्टल इस कैटेगरी में भी इन्होंने बीएलवी जो कैटेगरी है इसमें 1 दी है और जनरल वाले में 1 दी है, 75% में, एसटी में भी 75% वाले में 1 दी है इन्होंने ना। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा 0 है इधर, ठीक है? ये भी देख लेना आप, नॉर्मल है। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं विशेष सूचना, ठीक है? आरक्षण का लाभ इसमें क्या-क्या दिखा है देखो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा ओबी अति पिछड़ा वर्ग में कमजोर विद्यार्थियों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। क्या लाभ है इसमें? 17/1/2013 के अनुसार सिद्धि भर्ती 2013 में अनुसूचित 228/7 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 3 वर्ष के लिए अनगिनत किया जाता है। 3 भर्ती बढ़ी जाएगी, कोई खास तो मुझे लगा नहीं, ठीक है? अपन आगे देखते हैं। कैटेगरी इसमें 75% पद महिला, ये सब है, देख लेना, एक नॉर्मल सी और ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। ये बी सेक्शन सी इनके भूतपूर्व सैनिक हेतु भी दिया हुआ है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों में कौन-कौन से इसमें इन्होंने वो रखे हैं, अपने सर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ओआईसीओ में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एशियन गेम्स, दक्षिण अफ्रीका गेम्स, राष्ट्रीय गेम्स, विश्व स्तरीय चैंपियन, एशियन चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन, एशियन चैंपियन, या फिर कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, या फिर ये रहे फाउंडेशन गेम खेल कूद में नेशनल टीम स्पर्धा वाली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आयोजित खेल कूद टूर्नामेंट आयोजन वाली एसोसिएट यूनिवर्सिटीज खेल कूद या टीम स्पोर्ट्स वाली जिताओ। ये सब कैटेगरीज इसमें इन्होंने दी है स्पोर्ट्स में, ठीक है? इसमें फिर आगे चलते हैं, दिव्यांग वाली भी दे रखी है इन्होंने, कौन कौन सी इसमें आप ये अब इसमें एक्टिव रखेंगे, ठीक है? हाई एचआई वाली होगी एलडीएसपी में, लिबर्टिंग टेस्टिंग एसिड अटैक विक्टिम मुस्लिम एक्टिव स्पेशली डिसेबिलिटी ऑफ मेंटल लाइंस अंडरटेकिंग डेफ्थ फर्स्ट, ये सब चीज़ें आपको दी है। तो एक बार आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, है ना? आगे अपन और चर्चा करते चलो। इसका वेतनमान के अंदर भी क्या क्या है ना? तो इसमें कुछ खास तो इन्होंने अभी तक तो बताया नहीं। महंगाई भत्ता, शहरी विकास वेतन आदि दे नहीं होंगे, इसमें देखो सब ले रखा है। सिद्धि भर्ती द्वारा सेवा व्यक्तियों को नियुक्त 2 वर्ष की परोक्ष अवधि के लिए किया जाएगा। इस अवधि के लिए दौरान आप होगा तो आपका क्या होता है इसमें, वेतन श्रृंखला देखकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियमित पारिश्रमिक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो होता है वो आपको दे होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता जो भी होता है, मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता, क्षतिपूर्ण भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होगा, ठीक है? ये सब चीज़ आप ध्यान रख लेना। अन्य सुविधा अवकाश आदि सनातन सेवाओं में संशोधन प्रावधान के लिए अनुसार दे होगा और ये सब न्यूनतम जो भी होता है प्रोविजन पीरियड वो आपका रहेगा, ठीक है? स्थायीकरण का पात्र होगा। इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं चलो। शैक्षणिक योग्यता आपने जैसे चर्चा की थी वही सब इसमें वापस से अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं अगर आप बोलो तो, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। फिर भी चलो इसको देख लेते हैं एक बार। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसमें देखो क्या आती है। स्थाप भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन पास की हुई होनी चाहिए, स्नातक स्तर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? देवनागरी लिपि, हिंदी
भाषा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए आपको। आवश्यक नोट में अब इन्होंने जो लिखा है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सिद्धि बढ़ती है तो आवश्यक पद के लिए औपचारिक शैक्षणिक अंतिम वर्ष के लिए उपस्थित हो चुका है, कर चुका है पदों के लिए, तो उसको आवेदन के लिए देखो क्या होता है। 2 क्रम में होना चाहिए, उपस्थिति से पूर्व जहाँ चयन में साक्षरता जो इंटरव्यू होता है उसके लिए, ठीक है? इसका सब विवरण आपको देना होता है, वो सब आपने देख लिया। लिखित परीक्षा तिथि के पूर्व अर्जित कर ले, स्पष्टीकरण इसमें भी दिखा रखा है। सुपरवाइजर महिला है तो परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है, ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी है। मेन चीज़ सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अन्य योग्यताएँ, आपका स्वास्थ्य परीक्षण वो सब कुछ ओके होना चाहिए और चरित्र आपका जो भी है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। इसमें कोई भी आपके ऊपर केस जो भी होते हैं मानदंड वो आपके ऊपर नहीं चल रहे होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल, भूटान ये सब प्रजनन हो, ये सब हो गया। आयु की अगर अपन बात करें एज की अपन, तो इसमें आवेदन की 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 वर्ष की छूट इसमें 3 वर्ष जो भी है अतिरिक्त छूट दी ही जाएगी। ये रही यहाँ पे, ये वाली है ना? 19 के अंदर जो भी कोविड आया था जो लेन-देन है, उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगी और आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको देखो ये यहाँ पे दे रखी है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की दी जाएगी, यहाँ पे 10 वर्ष की दी जाएगी, है ना? ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है एक बार, आवेदन करने से पहले, ठीक है? ये सब चीज़ें अपन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें देखो एनसीसी कैंडिडेट वगैरह सबकी दे रखी है इसमें, सारों का स्पष्टीकरण है। पेंशन और विवाह हेतु सारा सब कुछ इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो आप एक बार विज्ञप्ति को ज़रूर एक बार देख के ही आगे बढ़ें, इसके बाद पहले नहीं बढ़ें, ठीक है? आवेदन की संशोधन प्रक्रिया सब कुछ इसमें दिखा रखा है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा शॉर्ट में जो आपके काम की वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। इसमें देखो पाठ्यक्रम आपके पास दे रखा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक बार अपन इस पे डिस्कस कर लेते हैं ना, 22 नंबर टॉपिक है। परीक्षा का कार्यक्रम स्कीम क्या रहेगी? देखो ये चीज़ अपन देख लेते हैं ना। इसमें क्या होता है राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके आपके पास 15 क्वेश्चन आएँगे और टोटल नंबर रहेंगे इनके 30। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 30 नंबर आपके पास ये आएगा, ठीक है? आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री की, एक्ट ऑफ कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशनल एंड हॉर्टिकल्चर ऑफ राजस्थान। इसके बाद 25 क्वेश्चन आएँगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल ऑफ 50 नंबर के ये आएँगे। इसको आप एक बार देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल इम्प्लीमेंट्स ऑफ राजस्थान। इसके 20 क्वेश्चन और 40 नंबर, ठीक है? यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं इनके, ठीक है? तो आराम से आपके 30 नंबर आप गेन कर सकते हो यहाँ पे। 15 क्वेश्चन आपके पास आराम से हो जाएँगे आपके पास, ठीक है? इसके बारे में आप देख लेना। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ऑफ इंडिया 20 क्वेश्चन 40 नंबर। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 40 नंबर। लॉजिकल रीज़निंग और मेंटल एबिलिटी बेसिक न्यूमेरिकल ये थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं किसी को टफ लगता है, किसी को ईज़ी लगता है, लेकिन ये बेटर है मेरे हिसाब से ये अच्छा है। ये आपको हर कॉम्पिटिशन में आता ही है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप निकाल लोगे। 30 नंबर यहाँ पे आप गेन कर सकते हो। लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश आपकी भाषा का ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें भी अगर आप नहीं करते हो ये 20 क्वेश्चन तो देखो आपसे बड़ा फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ फिर आपको। क्योंकि ये आपको होना चाहिए, देखो आप जिस चीज़ से आप पले-बड़े हो, जिस चीज़ में हो, तो इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। देखो ये 40 नंबर आप छोड़ने वाले नहीं हो, मुझे पता है। ओवरऑल 150 नंबर 150 क्वेश्चन्स होंगे, 300 नंबर होगा। टोटल हावर आपके 3 घंटे रहेंगे, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, ठीक है? 40% एलिजिबिलिटी, ये ध्यान रखना। 120 नंबर आपको कहीं न कहीं से भी जुगाड़ करना ही है। तो मेरे हिसाब से आप आराम से इसमें 150 प्लस कर सकते हो या फिर 200 प्लस कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मेहनत करोगे तो क्या पता आप अराउंड अप्रॉक्सिमेट 300 भी पहुँच जाओ। तो देखो मेहनत आपकी होगी, है ना? क्योंकि अपन मेहनत करेंगे तभी आगे देखो सक्सेस होंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या लिखा है मेन चीज़ ये भी है, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प आएँगे, आजकल 5 आने लग गए। ठीक है, सही विकल्प पे ही आपको नीले पेन से या फिर हरे पेन से गोला लगाना है, काले पेन से गहरा
गोला तो पुस्तक में दिखाना, ठीक है? और एक ही विकल्प आपको भरना होगा, ये भी देख लेना। अगर आपने किसी प्रश्न को हल नहीं किया है, तो उसमें 5वाँ विकल्प ई होगा, उसको गहरा काला करना है आपको, ठीक है? 5 प्रश्नों में से अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा, तो आप उसमें ई भर देना। अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो प्रत्येक प्रश्न में 1.3 अंक घटाया जी दिया जाएगा, ठीक है? वो ध्यान रखना, इसलिए भर के आ जाना। और इसमें क्या बोल रहा है उसने, प्रत्येक प्रश्न अभ्यर्थी को सुनिश्चित करने की प्रत्येक प्रश्न एक गोला गहरा दिया है, सिर्फ 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है? ये देख लेना आप, 10% 1 मिनट, आगे क्या लिखा है इसने, 10% से अधिक उसमें 5 कॉलम में से, हाँ, ये देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये देख लीजिए आप। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किन्हीं 5 गोलों में से गहरा गोला नहीं किया है, वह अयोग्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए अगर आपको ए, बी, सी, डी अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो ई भर के ज़रूर आएँगे, ये ध्यान रखना। अगर आप इस ई को नहीं भरते हो और 10 क्वेश्चन भी आपने 10% अगर क्वेश्चन छोड़ दिए आपने, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं भरा उसमें ए, बी, सी, डी, तो भी आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे, टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको, आप एलिजिबल नहीं रहोगे उस परीक्षा के लिए, ठीक है? तो आपको ई भर के आना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। ठीक है, पाठ्यक्रम के अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस भी दे रखा है देखो, राजस्थान का इतिहास हो गया, ठीक है? स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारत के प्राचीन काल हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, स्वतंत्रता संघर्ष हो गया, 19वीं 20वीं शताब्दी हो गई, विश्व का इतिहास पुनर्ग्रहण हो गया, आगे क्या पढ़ लेना, किसान आंदोलन, ये सब देख लेना। औद्योगिक क्रांति, अजमेर क्रांति, फ्रांस, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राजस्थान राजस्थान का इतिहास, ठीक है? और राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान के विशेष बल, राजनीतिक बल, आगे अपन मेन चीज़ पे चर्चा करते हैं, कंप्यूटर प्रायोगिक में आपके पास आ गया आधारभूत कंप्यूटर जनरेशन, सूचना प्रौद्योगिकी और राष्ट्र विज्ञान विकास, ठीक है? वास्तव में भौगोलिक सामान्य विज्ञान हो गया, तार्किक क्षमता, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, सामान्य हिंदी, ठीक है? ये बोर्ड की वेबसाइट दे दी, और ये अपनी विज्ञप्ति आज की ख़त्म। अब आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, आप वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा है तो, ठीक है? और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में रियल में बहुत मेहनत होती है। आप लोगों को भी पता होगा शायद कि वीडियो के सामने आना, कैमरे के सामने आना कितना हार्ड होता है, ठीक है? तो धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ। मैंने आपके पौन घंटे लिए और आपने इसको देखा है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी अपन मिलते हैं एक नई वीडियो और नई विज्ञप्ति के साथ, ठीक है? धन्यवाद, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।